नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना का 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। गंगा नदी बेसिन के हिमनद झील एटलस का विमोचन किया गया। लीगो ने न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल कोलिजन से गुरुत्वाकर्षण तरंगों के नए स्रोत का पता लगाया है। देशज लोगों पर खाद्य और कृषि संगठन ने रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग ने भारत में गैर लाभकारी अस्पताल मॉडल पर रिपोर्ट जारी की। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण यानी पीएमएफएमई योजना का 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। ये मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए उन्हें वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आरंभ किया गया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक लागू की गई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसके कार्यान्वयन के लिए एक नोडल बैंक है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि ये उन्नयन और औपचारीकरण के लिए पूंजी निवेश के लिए सहायता करेगा और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण और खाद्य सुरक्षा, मानकों और स्वच्छता तथा गुणवत्ता सुधार पर तकनीकी ज्ञान प्रदान करेगा। ये किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, पूंजी निवेश के लिए उत्पादक सहकारी समितियों, सामान्य अवसंरचना तथा विपणन तथा ब्रांडिंग समर्थन के लिए सहायता प्रदान करेगी। ये योजना इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में वृहद पैमाने के लाभ प्राप्त करने के लिए एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण अपनाती है। ये अपशिष्ट से धन उत्पादों, गौण वन उत्पादों और आकांक्षी जिलों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। इसके तहत 137 विशिष्ट उत्पादों सहित 707 जिलों के लिए एक जिला एक उत्पाद को अनुमोदित किया गया है। इसके तहत क्षमता निर्माण और उद्भवन केंद्र स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान यानी NIF तथा भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIFPT राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों के साथ साझेदारी में प्रशिक्षण और अनुसंधान सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा इसके तहत 17 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 54 सामूहिक उद्भवन केंद्रों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत विपणन और ब्रांडिंग में उपलब्धियां देखें तो प्रत्येक 10 उत्पादों के लिए विपणन और ब्रांडिंग समर्थन प्राप्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेफेड और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ ट्राइफेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगली खबर हिमनद झीलों से संबंधित है। गंगा नदी बेसिन के हिमनद झील एटलस का विमोचन किया गया है। गंगा नदी बेसिन को इसमें योगदान करने वाली प्रमुख नदियों के संगम के आधार पर 11 उपबेसिनों में विभाजित किया गया है। एटलस को राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र इसरो के जल विज्ञान संबंधी यानी हाइड्रोलॉजिकल अध्ययनों का उपयोग करके राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना NHP के तहत विकसित किया गया है। आइए अब बात करते हैं इस एटलस के मुख्य निष्कर्षों के बारे में। इसमें गंगा नदी के बेसिन में कुल 4707 हिमनद झीलों का मानचित्रण किया गया है। प्रत्येक हिमनद झील को एक विशिष्ट हिमनद झील पहचान संख्या प्रदान की गई है। इसमें केवल 6 उपबेसिनों में हिमनद झीलें हैं, जो मुख्य रूप से कोसी और घाघरा उपबेसिन में अवस्थित हैं। यमुना उपबेसिन में हिमनद झीलों की न्यूनतम संख्या मौजूद है और झीलों की संख्या का 93.50% हिस्सा उत्तराखंड में है और उसके बाद 6.50% हिमाचल प्रदेश में है। एटलस की अपेक्षित उपयोगिता की बात करें तो ये स्थानिक सीमा में नियमित या आवधिक परिवर्तनों की निगरानी के लिए तथा नई झीलों के निर्माण के संबंध में प्रामाणिक डेटाबेस प्रदान करेगा। इससे पता चलेगा कि हिमनद झीलें विस्तार कर रही हैं या संकुचित हो रही हैं। महत्वपूर्ण हिमनद झीलों और परिणामी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF जोखिम की पहचान करने तथा आपदा प्रबंधन में उपयोगी सिद्ध होगा। नई जल विद्युत या बहुउद्देशीय परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में ये एटलस सहायक होगा। आइए अब संक्षिप्त में चर्चा करते हैं राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के बारे में।
जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आरंभ किए गए NHP का उद्देश्य जल संसाधन सूचना के विस्तार, गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना तथा भारत में लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को सुदृढ़ करना है। इसके भाग के रूप में विस्तृत हिमनद झील सूची, GLOF जोखिम को प्राथमिकता और चयनित झीलों के लिए ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का अनुकरण, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन को कवर करने वाली भारतीय हिमालयी नदियों के संपूर्ण जलग्रहण के लिए किया जाता है। अगली खबर खगोल विज्ञान से संबंधित है। LIGO ने न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल से गुरुत्वाकर्षण तरंगों के नए स्रोत का पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने इससे पहले ब्लैक होल के टकराने और न्यूट्रॉन सितारों के टकराने के संकेतों की खोज की थी, लेकिन अब तक ब्लैक होल के न्यूट्रॉन स्टार में विलय होने की पुष्टि नहीं की थी। न्यूट्रॉन तारे तब बनते हैं जब एक विशाल तारा ऊर्जा की कमी की वजह से समाप्त हो जाता है। वैज्ञानिकों ने न केवल एक बल्कि ऐसी 2 दुर्लभ घटनाओं का अवलोकन किया है जिनमें से प्रत्येक में गुरुत्वाकर्षण तरंगें दर्ज की गई हैं। इनका पता संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी LIGO और इटली में स्थित वर्गो द्वारा लगाया गया था। इन संकेतों का पता लगाने के लिए मैच्ड फिल्टरिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण तरंगें स्पेस टाइम में उत्पन्न लहरें हैं जो ब्रह्मांड में कुछ सबसे उग्र और ऊर्जावान प्रक्रियाओं के कारण उत्पन्न होती है। ये प्रकाश की गति से गमन करती है। ये अपने साथ अपनी प्रलयकारी उत्पत्ति के बारे में जानकारी के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति के अमूल्य भेद भी शामिल करती है। इनका निर्माण तब होता है जब पिंड बहुत तेज गति से गमन करता है। जब किसी तारे में असममित रूप से विस्फोट होता है, उसे सुपरनोवा कहा जाता है। जब 2 बड़े तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, जब 2 ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं और आपस में विलीन हो जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने वर्ष 1916 में अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता पहली बार वर्ष 2015 में अमेरिका में स्थित LIGO द्वारा लगाया गया था। LIGO विश्व की सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है, जिसमें 2 विशाल लेजर इंटरफेरोमीटर्स स्थापित किए गए हैं। LIGO की 3 सहायक सुविधाएं हैं, इटली में वर्गो, जर्मनी में जियो 600 और जापान में काग्रा। इसके अलावा LIGO इंडिया महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थापित एक भारत अमेरिका संयुक्त डिटेक्टर है। अगली खबर देशज लोगों से संबंधित है। देशज लोगों पर खाद्य और कृषि संगठन ने रिपोर्ट जारी की है। ये तीसरा संस्करण देशज लोगों की खाद्य प्रणाली, जलवायु परिवर्तन की अग्रिम पंक्ति से सततता और लचीलेपन की अंतर्दृष्टि शीर्षक से बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर के गठबंधन के साथ मिलकर जारी किया गया है। रिपोर्ट में अमेज़न, साहेल, हिमालय प्रशांत द्वीप समूह और आर्कटिक में 8 देशज लोगों की खाद्य प्रणालियों का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण और लचीली खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में देशज लोगों की अनूठी क्षमता का दस्तावेजीकरण करना है। इन प्रणालियों के समक्ष जलवायु परिवर्तन, प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और देशज लोगों के क्षेत्रों में खनन और वाणिज्यिक कृषि की अनुमति देने वाली रियायतों के कारण उच्च जोखिम व्याप्त है। इसमें भारत के संबंध में विशिष्ट निष्कर्ष दिए गए हैं, जैसे मेघालय के खासी लोग। इनकी खाद्य प्रणालियों की विशेषताओं की बात करें तो इनका बायोम है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और जलधाराएं। इनकी मुख्य आजीविका गतिविधियां हैं कृषि, संग्रहण, आखेट करना, मत्स्यन और नकदी फसलें। इनकी सचल प्रथाएं हैं स्थानांतरण कृषि और पहले इनमें खाद्य का वस्तु विनिमय प्रचलित था। वर्तमान में ये उपयोग नहीं होता है। अब इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन ये आया है कि भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने स्थानीय निर्वाह तंत्र को बदल दिया है। चावल ने स्थानीय मुख्य खाद्यान्न बाजरा और दाल को प्रतिस्थापित कर दिया है। आहार में वन्य खाद्य पदार्थ की मात्रा कम हो गई है और नकदी आधारित अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। वहीं उत्तराखंड के भोटिया और अनवाल की बात करें तो इनका बायोम है वन और पर्वत। इनकी मुख्य आजीविका गतिविधियां हैं कृषि, पशुधन और संग्रहण। इनकी सचल प्रथाएं हैं अर्धघुमंतु या पशुचारे के लिए मौसम के अनुरूप स्थान परिवर्तन करना। इनमें अभी भी खाद्य वस्तु विनिमय विद्यमान है। भोटिया और अनवाल देशज लोगों में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है उसमें शामिल है वन्य खाद्य पदार्थों तक पहुंच में कमी, जलवायु परिवर्तन से प्रेरित भूमि क्षरण हुआ है। इसके अलावा पारंपरिक चिकित्सा पर कम निर्भरता हुई है। अगली खबर नीति आयोग से संबंधित है।
नीति आयोग ने भारत में गैर लाभकारी अस्पताल मॉडल पर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में निजी अस्पतालों को बड़े पैमाने पर लाभ के लिए अस्पतालों और गैर लाभ के लिए अस्पतालों में विभाजित किया गया है। इसमें जो लाभ के लिए अस्पताल हैं, वो उपचारित रोगों के 23.3% के लिए उत्तरदायी हैं, जबकि जो नॉन प्रॉफिटेबल हॉस्पिटल हैं, वो उपचारित रोगों के केवल 1.1% के लिए जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट ने गैर लाभ के लिए अस्पतालों की 4 श्रेणियों को परिभाषित किया है। इसमें सबसे पहला है आस्था आधारित अस्पताल। ये ईश्वर की सेवा के रूप में समाज की निस्वार्थ सेवा करने के लिए खोले गए हैं। दूसरे हैं समुदाय आधारित अस्पताल। ये समाज के जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उन्हें निस्वार्थ सेवा प्रदान करने के लिए खोला जाता है। ये धर्म से प्रेरित नहीं होते हैं। तीसरे होते हैं सहकारी अस्पताल। ये लोगों की आपसी भागीदारी द्वारा स्वास्थ्य सेवा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए खोले जाते हैं। इसके अलावा चौथे प्रकार के अस्पताल होते हैं निजी न्यास अस्पताल। ये बिना लाभ और हानि के आधार पर प्रदान की गई सेवा होती है। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। चावल का फोर्टिफिकेशन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इसका वितरण। ये केंद्र प्रायोजित प्रायोगिक योजना है जिसे 3 वर्ष के लिए वर्ष 2019-20 में आरंभ किया गया था। ये वर्तमान में 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में लागू है। चावल का फोर्टिफिकेशन आहार में विटामिन और खनिज सामग्री को बढ़ाने के लिए एक लागत प्रभावी और पूरक रणनीति है और देश में पोषण सुरक्षा और एनीमिया तथा कुपोषण से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब केंद्र सरकार ने चावल मिल मालिकों के बीच प्रोत्साहन और जागरूकता सृजित करके चावल के फोर्टिफिकेशन की क्षमता को 15,000 मीट्रिक टन से 3.5 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया है। कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल का प्रवर्तन। न्याय विभाग द्वारा आरंभ किए गए इस पोर्टल का उद्देश्य देश में व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देना और अनुबंध प्रवर्तन व्यवस्था में सुधार करना है। पोर्टल के अनुबंध प्रवर्तन मापदंडों पर किए जा रहे विधायी और नीतिगत सुधारों से संबंधित सूचना का समग्र स्रोत बनने की कल्पना की गई है। इस संबंध में बात करें तो भारत वर्ष 2019 की रैंकिंग में 163वें स्थान पर था। ये दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता के समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों में वाणिज्यिक मामलों पर नवीनतम जानकारी तक सुगम पहुंच प्रदान करेगा। ये पोर्टल तत्काल संदर्भ के लिए वाणिज्यिक कानूनों के भंडार तक पहुंच प्रदान करता है। आत्मनिर्भर कृषि ऐप। इसे भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ये किसानों को निर्णय लेने योग्य कृषि अंतर्दृष्टि प्रदान करने और प्रारंभिक मौसम चेतावनी जारी करने के लिए निर्मित किया गया है। ये 12 भाषाओं में उपलब्ध है और इसकी 5 चरणों में परिकल्पना की गई है। मृदा के प्रकार, मृदा की उत्तमता, नमी, मौसम और जल उपलब्धता संबंधी आंकड़ों का एकत्रीकरण, कृषि जोत स्तर के अनुरूप प्रत्येक किसान के लिए फसल चयन, उर्वरक आवश्यकताओं और जल की जरूरतों से संबंधित केंद्रीकृत अंतर्दृष्टि का निर्माण करना, स्थानीय विशेषज्ञता समर्थित संवाद और दृष्टिकोण को विकसित करना, मशीन लर्निंग निष्कर्षों का लाभ उठाना और निरंतर सुधार करना। उत्तर अमेरिका में हीट डोम। हीट डोम एक उच्च दाब क्षेत्र है। ये किसी क्षेत्र पर एक पात्र के ढक्कन की तरह स्थिर हो जाता है। इसकी वजह से इस क्षेत्र में ऊष्मा संचित ही रहती है। वर्ष 2021 जैसे लालीना वर्षों के दौरान हीट डोम के बनने की संभावना अधिक होती है। लालीना वह स्थिति है जब पूर्वी प्रशांत में जल ठंडा होता है और पश्चिमी प्रशांत में गर्म रहता है। ये तापांतर ऐसी पवनों का निर्माण करता है जो सघन और उष्णकटिबंधीय होती हैं तथा पश्चिमी पवनें पूर्वाभिमुख हो जाती हैं। गर्म पवनें जेट स्ट्रीम में शामिल हो जाती हैं। जेट स्ट्रीम वायु की एक धारा है जो विश्व भर में वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज परिसंचरण करती है। ये गर्म पवनें संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर समाप्त होती हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट सर्ब फायर, ये इंटेल इंडिया के सहयोग से सर्ब यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय द्वारा आरंभ की गई एक शोध पहल है। फायर यानी फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च भारत में अनुसंधान और विकास संगठनों के सहयोग से नवीन प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने और शैक्षिक अनुसंधान को मजबूत करने के लिए एक सह वित्त पोषण तंत्र के साथ सरकार और उद्योग की एक संयुक्त पहल है। नई पहल का उद्देश्य व्यापक स्तर पर समाज के लाभ के लिए
उद्योग विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में उपलब्ध विशेषज्ञता का उपयोग करना है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक। भारत वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक वर्ष 2020 में चीन और पाकिस्तान से आगे 10वें स्थान पर है। जीसीआई को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, ICT यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा जारी किया गया है। ये रैंकिंग 5 स्तंभों पर आधारित है, जिसमें शामिल है कानूनी उपाय, तकनीकी उपाय, क्षमता निर्माण के उपाय, संगठनात्मक उपाय और सहयोग। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम का स्थान है। दक्षिणी महासागर। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक महासागर के अलावा दक्षिणी महासागर को दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी है। ये ड्रैक पैसेज और स्कोटिया सागर को छोड़कर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक अंटार्कटिका को घेरने वाले अधिकांश जल को शामिल करेगा। अन्य महासागरों के विपरीत, जिन्हें उन्हें घेरने वाले महाद्वीपों द्वारा परिभाषित किया गया है, दक्षिणी महासागर को अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा यानी ACC द्वारा एक धारा द्वारा परिभाषित किया जाता है। इस महत्व में गर्मी वितरण के माध्यम से जलवायु विनियमन, ठंडे नाजुक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र आदि का समर्थन शामिल है। भारत नेट कार्यक्रम। डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भारत नेट परियोजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक के अतिरिक्त परिव्यय की घोषणा की। इस परियोजना के तहत सरकार का लक्ष्य अतिरिक्त 10 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 1.5 लाख पंचायतों को जोड़ना है। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड और वाईफाई सेवाओं के लिए लगभग 75% सस्ती कीमत पर दूरसंचार कंपनियों को बैंडविड्थ प्रदान करना है। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। प्रशांत चंद्र महालनोबिस। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की स्थापना में इनके अमूल्य योगदान के सम्मान में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और योजना आयोग को आकार दिया। बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण के लिए पद्धतियों को विकसित किया। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से 1961 तक थी, इसे महालनोबिस योजना भी कहा जाता है। ये सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, आवश्यकता होने पर ही घर से निकलिए और टीका अवश्य लगवाइए। और अब विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।